अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर जो कि बेसिकली बेस्ड है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम लॉरेंट्ज़ फोर्स है बेटा। ठीक है ना। तो हम पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स और कुछ फैक्ट्स के बारे में क्लियर कट बता दूं कि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई चार्जड पार्टिकल होता है तो जैसे ही ये चार्जड पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल करता है तो इस पर एक फोर्स लगता है विच इज़ इफ़ यू रिमेंबर क्यू ई। ये जो फोर्स होता है ना, ये वो फोर्स होता है जो चार्ज फील करता है, एक्सपीरियंस करता है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो ये फोर्स कितना होता है, मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर विच इज़ क्यू। हाँ जी बेटा, वी क्रॉस बी। ठीक है। तो आप बता सकते हैं दोनों ही फोर्सेस है ना। तो ये फोर्स वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज हो तो एग्जर्ट होता है। ठीक है। और ये वो फोर्स है जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में हो। ठीक है। तब यानी चार्ज पे दोनों फोर्सेस लगते हैं, एक तो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, ठीक है, जो क्यू ई के बराबर होता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। ठीक है। लेकिन हैव यू एवर थॉट, कि आपने कभी सोचा है कि अगर दोनों ही फील्ड्स एक ही जगह पे प्रेजेंट हो, मान लो चार्ज किसी एक ऐसे रीजन के अंदर हो, किसी ऐसी जगह के अंदर हो जहाँ पे दोनों ही फोर्सेस, मतलब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ही ऑपरेट हो रहे हो, एक ऐसा रीजन जहाँ पे दोनों ही फील्ड्स प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, तब आप क्या कहोगे कि चार्ज को क्या होगा। यू विल से सर चार्ज विल एक्सपीरियंस बोथ द फोर्सेस टुगेदर। चार्ज पे दोनों फोर्सेस होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा उस चार्ज पे और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस, हाँ जी, मैग्नेटिक फोर्स। इस टोटल फोर्स को हम लोग लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज लॉरेंट्ज़ फोर्स, इट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। जब चार्ज को किसी एक रीजन में, ऐसे रीजन में डाला जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और साथ साथ में मैग्नेटिक फोर्स भी है, तो चार्ज को क्या हो जाता है, उस पर दोनों फोर्सेस लगते हैं, तो टोटल फोर्स इज द सम ऑफ बोथ फोर्सेस, है ना। और जो टोटल फोर्स होता है ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का प्लस, उसी को कहते हैं बेटा लॉरेंट्ज़ फोर्स। सो लॉरेंट्ज़ फोर्स इज डिफाइंड एज द नेट फोर्स which is acting on a charged particle when it is present in both electric and, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, दोनों ही फील्ड्स। तो जरा बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड्स कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होगा, दोनों का प्लस, क्यू ई और क्यू वी क्रॉस बी का प्लस। ठीक है। दोनों टर्म्स में से क्यू कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा ई और प्लस वी क्रॉस बी, इसी को कहते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। ठीक है ना। सो लॉरेंट्ज़ फोर्स आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो, ये एक वो फोर्स होता है जो चार्ज्ड पार्टिकल पर लगता है व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन ए रीजन, जब ये एक ऐसे रीजन के अंदर, ऐसी स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है जहाँ पर दोनों ही फोर्सेस हों, दोनों ही फील्ड्स हों, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। ठीक है। मतलब अगर एक ऐसा कमरा है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मान लो आपके अपने कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, तब क्या होगा, जो भी चार्जड पार्टिकल वहाँ पर आएगा आपके कमरे में, उस पर दोनों फोर्सेस लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, उस बेचारे को इलेक्ट्रिक फोर्स भी फील करना पड़ेगा और उस बेचारे को मैग्नेटिक फोर्स भी फील करना पड़ेगा। तो यू विल से टोटल फोर्स कितना होता है, शाबाश, ई प्लस वी क्रॉस बी, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो यू विल से सर कि जो टोटल फोर्स इस चार्ज पे लगा ना वो दोनों का सम है। ठीक है, वेक्टर सम है। आप बोलोगे कि इस चार्ज को फील करना पड़ा, फेस करना पड़ा, कौन सा फोर्स, लॉरेंट्ज़ फोर्स। ठीक है। ओके। तो अब आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर, तो जो बड़ा ही सिंपल है, चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मतलब हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म समझते हैं आप, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक। अगर आप किसी चार्ज को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, बात को बेटा अच्छे से समझिए, हमारे पास कोई छोटा सा चार्ज है, उसको हमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है, ठीक है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है। ए चार्ज इज देयर विच इज़ मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। पहली बात, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, मतलब या एंगल, सॉरी 90 नहीं है, रॉन्ग, इट इज़ 0 डिग्री है ना। आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। अगर थीटा ज़ीरो होगा, थीटा ज़ीरो का मतलब समझते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होगी,
या थीटा 180 होगा, ठीक है। मतलब अगर चार्जड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल जाएगा, मैं समझाता हूँ। देखो मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस वाले डायरेक्शन में है, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, और चार्जड पार्टिकल भी मान लो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी वी है, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, होगा ना 0। तो ये पैरेलल वाला केस हो गया है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में हो, ठीक है, और चार्जड पार्टिकल बिल्कुल इसके विपरीत यहाँ इस वाले डायरेक्शन में जाना चाहता हो, ठीक है। तो एंगल कितना होगा 180, आप तो समझ गए, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 0। हाँ, अगर इस तरह की मोशन चार्जड पार्टिकल करेगा, मतलब उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, या उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि उसके पैरेलल जाना, एंटी पैरेलल जाना चाहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर इट विल बी एंटी पैरेलल या पैरेलल, दोनों ही केसेस में आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, ठीक है। तो चलिए अपन का पहला केस तो इजीली सॉल्व हो गया, वो ये कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल जाना चाहता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, ठीक है। ये सिंपल फैक्ट है, मैं बता चुका हूँ, ठीक। अब इसको ख़त्म करते हैं। चलो अब देखो, अब अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ठीक है, सपोज हम राइट एंगल का केस लेते हैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड और चार्जड पार्टिकल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। मतलब समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है, ऊपर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और चार्जड पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। एनीवेज, अब यहाँ पर ये केस कंसिडर कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड और चार्जड पार्टिकल के बीच में एंगल 90 है, मतलब थीटा यहाँ पे 90 है। यही बस याद रखिएगा कि थीटा 90 यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज क्रॉसेस, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस की वजह से रिप्रेजेंट किया गया है, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। ये समझते हैं क्रॉस का मतलब क्या है, 10th क्लास में पढ़ा था ना, ऐसे क्रॉस का मतलब क्या होता है, इन क्रॉसेस का मतलब क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो कॉपी है या आपका जो पेपर है उसके अंदर जा रहा है, अंदर अंदर वाली डायरेक्शन में, ठीक है। जस्ट थोड़ा इमेजिन कर लो यार कि मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर है, ठीक है ना, बिल्कुल अंदर वाली डायरेक्शन में, और चार्जड पार्टिकल ने एंटर किया सपोज के तौर पर, ओके। एक चार्जड पार्टिकल है जो एंटर कर रहा है, ठीक, और वो चार्जड पार्टिकल ऐसे नहीं, दिस इज़ नॉट द वेलोसिटी, ओके यार थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाई इट इज़ गेटिंग, थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है। तो चार्जड पार्टिकल ने एंटर किया, तो चार्जड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना, सपोज वो इस वाली डायरेक्शन में मैं मानता हूँ, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना, सॉरी, एट द टाइम ऑफ नोट मेकिंग पता नहीं क्या मैं सोच रहा था, सो इट हैपेंड, इस डायरेक्शन में जा रही है वेलोसिटी, ठीक है, मतलब चार्जड पार्टिकल इस वाली डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है इनटू द प्लेन ऑफ योर कॉपी है, ठीक है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपको पता है ना कैसे निकालना है, हाँ, वी क्रॉस बी करके, ठीक है। तो इमेजिन कर लो थोड़ा, वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स इस वाली डायरेक्शन में होगा, तो जब मैग्नेटिक फोर्स नीचे वाली डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, इस पॉइंट पर चार्जड पार्टिकल के पे है ना, मैग्नेटिक फोर्स नीचे के डायरेक्शन में होगा, तो व्हाट विल हैपन, चार्जड पार्टिकल मूव करते करते बेंड कर जाएगा। अब मान लो वो यहाँ पहुँच गया, तो वेलोसिटी तो इस वाली डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो दोनों का क्रॉस करो, यू विल सी कि फोर्स इस वाली डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या करो, अब अगर फोर्स इस वाली डायरेक्शन में, चार्जड पार्टिकल फिर उधर ही जाने की कोशिश करेगा, फिर वेलोसिटी इस वाली डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का क्रॉस लो तो फोर्स ऊपर वाली डायरेक्शन में है। अब चार्जड पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से जाएंगे, ठीक। तो जब चार्जड पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा, वेलोसिटी इस वाली डायरेक्शन में है, फोर्स इस वाली डायरेक्शन में होगा, इस तरह से चार्जड पार्टिकल अंदर की तरफ जाना चाहेगा, एंड यू विल सी दैट चार्जड पार्टिकल जो यहाँ पे होगा, इट विल एग्जीक्यूट some sort of circular, not some sort of but we can say exactly circular motion, ठीक है। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि जब कोई चार्जड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, मेकिंग परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। मतलब अगर आपके कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है और आपने चार्जड पार्टिकल को उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंक दिया अंदर, तो वो चार्जड पार्टिकल किस पाथ में घूमेगा, हाँ जी बेटा, वो चार्जड पार्टिकल बिल्कुल इसी तरह से ऐसे करके सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा, ऐसे ही बिल्कुल, ठीक है, कंटिन्यूसली वो चार्जड पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूसली घूमता रहेगा ऐसे करके। होप यू आर गेटिंग मी, ठीक है, चार्जड पार्टिकल विल कंटिन्यूसली मूव, ठीक है। अच्छा, तो सवाल ये है कि सर ये चार्जड पार्टिकल मूव करेगा, मान लिया सर्कुलर पाथ में घूमेगा, लेकिन सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कहाँ से आएगा। देखो ना, ये फोर्स सेंटर की तरफ है, ये फोर्स भी सेंटर की तरफ है, यहाँ पर भी फोर्स सेंटर की तरफ,
यहाँ पर भी फोर्स सेंट्रीपिटल की तरफ। ये कौन सा फोर्स है भाई? ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब बोलोगे सर ये तो मैग्नेटिक फोर्स है जो सर्किल के सेंटर की तरफ जा रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से यहाँ पे कहाँ से आएगा? दिस सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। ओके, चलिए आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा, तो वी क्रॉस बी को हटाइए, क्रॉस प्रोडक्ट ये आएगा ना क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, नहीं 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे पहले एज्यूम किया गया है राइट एंगल, तो ये क्यू वी बी आएगा, है ना। अब यही सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर किसके बराबर होगा? इसी क्यू वी बी के बराबर, है ना। बोला ना मैंने, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बार इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्बस दिस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो चलिए पहले निकालते हैं रेडियस इस पाथ की, जिसमें सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल घूमा, उसकी रेडियस। मान लो m इसका मास है चार्ज पार्टिकल का और r रेडियस है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो क्यू वी बी किसके बराबर आएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो एक वी और एक वी एक साइड से कैंसिल कीजिए, तो तो क्या आएगा? या आर को आप पहले सेपरेट कीजिए, आर यहाँ जाएगा ऊपर और बाकी नीचे, वी और एक वी कैंसिल, तो दिस विल बी आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। इस एम को आप नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ऊपर जाकर फिर से वही बनेगा, लेकिन आपको पता है ये जो क्यू बाई एम है ना, क्यू बाई एम इट इज़ चार्ज बाय मास, इट इज़ कॉल्ड ए चार्ज बाय मास रेशियो। तो यहाँ से पता चला कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास रेशियो एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, है ना। रेडियस ऑफ दिस इस सर्कुलर पाथ की रेडियस, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास है, और मैग्नेटिक फील्ड के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। चलो देखो, तो क्या कहा मैंने आपसे कहा कि ये जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड यानी वेलोसिटी, बोला ना अभी, देखा ना अभी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। और कामा मैग्नेटिक फील्ड, वो भी आप मेंशन कीजिएगा यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड के, वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं करने वाला क्योंकि हमने पहले ही माना है वो यूनिफॉर्म है ना। अब अगर कोई ऐसा चार्ज जो स्लो मूविंग है ना, मैंने कहा कि रेडियस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, देखा ना आपने। अब अगर किसी पार्टिकल की स्पीड कम है तो उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा? कम, मतलब वो छोटे पाथ में घूमेगा। जिस पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा है, वो बड़े वाले पाथ में घूमेगा, ठीक है। स्लो मूविंग चार्ज जिनकी स्पीड कम है स्मॉलर पाथ्स में घूमेंगे, फास्ट मूविंग चार्ज जिनकी स्पीड ज़्यादा है वो लार्ज पाथ्स में घूमेंगे, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस है। तो ये हो गया रेडियस के बारे में। अब टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड पता है ना कितना टाइम लगेगा इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है। एक पूरा सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा तो बेटा बोलिए, टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। असल में होती है ना स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इसको हम एक सर्कल के लिए देख रहे हैं, तो डिस्टेंस इज 2πr डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड इज v, तो ये आएगा 2πr बाई वी, है ना। 2π बाई वी इसको मैंने ऐसे लिखा वापस, बचा क्या? r, इस साइड पे r के बदले हमने वैल्यू लिखा ये जो कि हमने ऊपर निकाला r का वैल्यू, एम वी बाई क्यू बी, r का वैल्यू वही लिखा। तो v और v कैंसिल, तो क्या निकला? 2πm बाई क्यू बी, है ना। आप m को नीचे भी लिख सकते हो, टाइम पीरियड के लिए फार्मूला निकली। अच्छा, टाइम पीरियड वाली फार्मूला में देखो, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, बल्कि टाइम पीरियड मैग्नेटिक फील्ड पे इन्वर्सली डिपेंड करता है, चार्ज पे मास रेशो पर इन्वर्सली डिपेंड करता है ना। लेकिन मसला क्या है कि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वेदर द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग फास्ट और इट इज़ मूविंग स्लो, इसको बराबर उतना ही टाइम लगेगा चक्कर कंप्लीट करने में, चाहे तेज़ घूमे चाहे कम, है ना। फास्ट या स्लो घूमे डजेंट मैटर, बट अगर इसको 10 सेकंड लगते हैं पाथ रेडियस पर पाथ कंप्लीट करने में, तो बस यही 10 सेकंड लगेंगे, चाहे तेज़ घूमे या स्लो घूमे, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी मतलब कितने चक्कर, कितनी बार ये घूमेगा एक सेकंड में, कितनी बार ये कंटिन्यूसली घूमता रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स ट्रैवल्ड इन ए सेकंड, वो किसके बराबर है? 1/t, है ना। तो t आपके पास है, सिंपली इसका उल्टा कर लो, तो क्यू बी बाई एम। आपको पता है इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं गायरो फ्रीक्वेंसी, इट इज़ कॉल्ड एज गायरो फ्रीक्वेंसी। एनीवेज हम लर्न करेंगे गायरो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? 2π न्यू। 2π पता है, न्यू का वैल्यू डालो, ठीक है। 2π कैंसिल, तो क्यू बी बाई एम, इसको भी गायरो फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं, ठीक है। ओके,
अब आते हैं इस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। चलो बताओ मुझे काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और वी का वैल्यू तो अभी आपने निकाला, असल में आपने आर का वैल्यू निकाला ना, इसी से आप वी का वैल्यू निकालिए। तो उस वी के वैल्यू को यहाँ पे लिखिए, ठीक। फिर स्क्वायरिंग कीजिए, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बार स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर, एम और एम एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। चलो हम स्पेशल केस एक लेते हैं, हम प्रोटॉन्स के लिए भी लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के लिए। प्रोटॉन का चार्ज पे मास रेशो क्या होता है, चार्ज इज 1.6 10 पर माइनस 19, मास इज दिस। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, 1.6 10 पर माइनस 19 डिवाइड बाई दिस। चार्ज बाय मास रेशो क्लियर कट यहाँ से दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है, कैलकुलेट कर लो, प्रोटॉन का कम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशो ज़्यादा है तो आपको पता है जिसका चार्ज बाय मास रेशो कम वो छोटे पाथ में घूमेगा, तो इलेक्ट्रॉन स्मॉलर पाथ में घूमेगा, और प्रोटॉन का चार्ज बाय मास रेशो ज़्यादा है तो वो बड़े पाथ्स में घूमेगा, ठीक है भाई। तो पहला केस, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज आएगा मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना। बट इफ द चार्ज पार्टिकल मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड तो वो क्या करेगा, हरकत ही ऐसा करेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा वो, ठीक है। जैसे अभी हम पढ़ चुके हैं, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ निकाला हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री पे। चलो अब अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन ना तो वो 0 एंगल बना रहा है, ना 90 ना 180। 0 पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, 90 पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, सॉरी 180 पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, 90 पर सर्कुलर जाएगा, है ना। अब अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है बट इट इज़ नॉट मेकिंग एंगल 0, नॉट मेकिंग एंगल 90, नॉट मेकिंग एंगल 180, देखो फिर क्या है, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, समझ लो आप ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस से है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है। अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ से एक कंपोनेंट निकलेगा वेलोसिटी का वी कॉस थीटा और वहाँ से एक कंपोनेंट वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा का काम क्या है, इस चार्ज पार्टिकल को आगे बढ़ाना, साथ साथ आगे बढ़ाना, एक्स एक्सिस से आगे आगे ले जाना। और वी साइन थीटा का काम क्या है, इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ घुमाना, ठीक है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, आपको पता है कैसे घूमेगा, एक तो ये इस तरह से घूमता रहेगा, देखो कैसे, मैं समझाता हूँ, ऐसे, एक तो आगे चलता जाएगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। पता है ये घूम घूम क्यों रहा है, ये घूम इसलिए रहा है ऐसे करके, ये घूम इसलिए रहा है क्योंकि इस पे लग रहा है कौन सा फोर्स, ये वी साइन थीटा वेलोसिटी। और आगे क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ द वी कॉस थीटा। यहाँ से नहीं लग रहा है वी कॉस थीटा, है ना, और परपेंडिकुलर में क्या लग रहा है, वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा घुमा रहा है और वी कॉस थीटा आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इन जनरल पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बिकम हेलिक्स, HELIX, चार्ज पार्टिकल का पाथ हेलिक्स के जैसा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कंपोनेंट घुमाता है वो वी साइन थीटा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स वही देता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज मैग्नेटिक फील्ड के, ऑब्वियसली। तो आप कह सकते हो एम, वेलोसिटी के बदले दो वी नहीं आएगा, वेलोसिटी के बदले वी साइन थीटा आएगा, तो वी साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल यहाँ से क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, ये जो लास्ट वाला एंगल मैंने 90 लिखा है, क्यों, आप देखो ना, वी साइन थीटा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, वी साइन थीटा जो है वो यहाँ से है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, बिकॉज ऑफ वी साइन थीटा, दैट विल बी क्यू, वेलोसिटी के बदले वी साइन थीटा और बी और लास्ट पे साइन ऑफ 90, क्यों, क्योंकि वी साइन थीटा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा सॉल्व करो, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सारी चीज़ें सॉल्व करो, साइन थीटा एक दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर वी भी एक कैंसिल हो जाएगा तो ये निकलेगा, ठीक है। तब आप आर निकाल सकते हो, आर इज क्यू एम वी बाई क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है ना बेटा, तो वो भी निकल सकता है, ठीक है। तो दिस इज द रेडियस ऑफ पाथ। सिमिलरली टाइम पीरियड भी पता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस 2πr है, स्पीड यहाँ पे v नहीं बल्कि v साइन थीटा है, बस v/2 वी साइन थीटा ऐसे ही, और r के बदले आप वैल्यू देते जाओ। थोड़ा कलम कापी उठाओ यार, थोड़ा खुद से भी कर लो, कब तक हम पे ही रहोगे, हम थोड़ी ना रोज़ रोज़ करेंगे, कभी खुद से भी हाथ पैर चलाओ, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकाल लो, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का उल्टा करो, ठीक है।
तो देखो टाइम पीरियड अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, जैसे अभी बोला था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू होता है, ठीक है। तो ये 2 पाई न्यू निकाल लो, इसको पता है ना, बोलते हैं गायरो फ्रीक्वेंसी, अभी बोले थे ना। अब पिच, पिच क्या होता है? चार्जड पार्टिकल तो दो तरीके से चल रहा है, एक तो ऊपर की तरफ ऐसे चल रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है ना। तो सवाल ये है कि एक सर्कुलर पाथ में चार्जड पार्टिकल कितने सेंटीमीटर आगे चल रहा है। एक सर्कुलर पाथ जब चार्जड पार्टिकल बना रहा है तो उसमें वो कितने सेंटीमीटर आगे की तरफ धकेल दिया गया, आगे कितना वो चला, 1 सेंटीमीटर बनाया तो आगे कितना चला, पता है ना। चार्जड पार्टिकल आगे भी चल रहा है और सर्कुलर पाथ भी घूम रहा है, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाथ घूमते हुए वो कितना आगे, कितने सेंटीमीटर आगे बढ़ा, उसको बोलेंगे पिच। तो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्जड पार्टिकल इन वन रोटेशन, ठीक है। तो पिच डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? ऑलवेज डिस्टेंस तो किसी भी जगह निकालो, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। अब सवाल ये है कि लीनियर डिस्टेंस कैसे होती है। लीनियर डिस्टेंस कहाँ से ट्रैवल करने, एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से कौन सा कंपोनेंट है, वी कॉस थीटा। तो वी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वहाँ से निकलेगा ना पिच। तो वी कॉस थीटा का वैल्यू डालो और टी का वैल्यू डालो, ठीक है। तो बस दोनों चीज़ों का वैल्यू डालो, यू विल गेट पिच, ओके। सो आपने देखा, ठीक है। तो चार्जड पार्टिकल, चलो शॉर्टकट में, चार्जड पार्टिकल 0 डिग्री बनाएगा एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। 180 बनाएगा तब भी कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, 90 डिग्री बनाएगा तो सर्कुलर पाथ, और अगर कोई और एंगल बनाएगा तो हेलिकल पाथ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, फिर अमान अल्लाह।